दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं माइनर पेपर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत तीन ओर से घिरा हुआ है। आखिर किससे भारत जो है हमारा घिरा हुआ है? तो बताएंगे सर भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत उत्तर की ओर घिरा हुआ है। भारत के जो उत्तर है जैसे हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद हमारा अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों हमारा कश्मीर हो गई, तो उसके बाद हमारा जो नीचे आता है वो हमारा हो जाएगा, मान के चलिए राजस्थान का थोड़ा भाग आती है। तो भारत के उत्तरी और जो घिरा हुआ है आखिर किस चीज़ से घिरा हुआ है? तो बताएंगे सर हिमालय से घिरा हुआ है। किससे मेरे भाई? हिमालय से। अगला क्वेश्चन पे और बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय स्थल माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का जो हृदय स्थल है आखिर हम लोग किसको मानते हैं? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बात करेंगे सर विशाल उत्तरी मैदान को। किसको मेरे भाई? विशाल उत्तरी मैदान को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते सर संचार मार्गों का मुख्य प्रयोग मुख्यतः किया जाता है? तो बताएंगे सर संचार के माध्यम का जो प्रमुख मुख्यतः प्रकार है वो हमारा हो जाएगा व्यापारिक उद्देश्य। किसके कारण किया जाता है? व्यापारिक उद्देश्य। प्राचीन काल में संचार मार्ग था या नहीं, ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर थे, प्राचीन काल में भी थे। अगला क्वेश्चन पर बात करते सर ग्राम नामक इकाई का किस संस्कृति में विकास हुआ? तो बताएंगे सर याद रखना है ग्राम नामक इकाई का जो विकास भी है ना वो आपका हुआ है कहाँ पे? ताम्रपाषाण काल में। कहाँ पे मेरे भाई? ताम्रपाषाण। और मैंने 15 मार्क्स का जितने सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी मेरे दोस्तों मैं सारा क्वेश्चन बता दिया हूं। एग्जाम देकर लौटेंगे और उस समय कहेंगे कि सर आप बताएं वो क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर मैं मान जाऊंगा। जितना सारा क्वेश्चन बताऊं सारे क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा, उससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं आएगी। तो याद रखिएगा किलाबंदी किस युग में प्रारंभ हुआ? अब क्वेश्चन आती है सर किलाबंदी जो है वह किस युग में प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में। कौन से पाषाण काल में? नवपाषाण काल में। अगला इसे ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया था? तो ये योगदान देने वाला धातु था हमारा कांसा। कौन हो जाएगी मेरे दोस्तों? कांसा। याद रखना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करता हूँ। नवपाषाण काल में सर्वाधिक प्रयोग किस उपकरण का किया जाता है? नवपाषाण काल में सर्वाधिक उपयोग जो है किस उपकरण का प्रयोग हुआ था? तो बताएंगे सर कुल्हाड़ी का। किसका मेरे भाई? कुल्हाड़ी का, क्योंकि उस समय और कोई औजार नहीं था। अगला है सर नाव का प्रयोग सर्वप्रथम किस संस्कृति में किया गया? जो नाव चलाते हैं ना नदी पे, वह नाव का आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर ताम्रपाषाण काल में। कहाँ पे मेरे भाई? ताम्रपाषाण काल में। आइए सर अगला है सर मध्यपाषाण काल में मानव में सौंदर्य बोध है था या नहीं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो बताएंगे सर जो हमारा सौंदर्य है ब्यूटीफुल जो थे ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर बिल्कुल था, ठीक है। आज लोग क्रीम के माध्यम से अपने फेस को अच्छे रखते हैं, तो उस जमाने में लोग प्राकृतिक के माध्यम से अपने चेहरे को अच्छे रखते थे। मध्यपाषाण की शिला चित्र में मुख्यतः मुख्य विषय है। तो मुख्य विषय जो थे वो हमारा हो जाएगा कौन? पशु। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पशु। निम्न पूर्व पाषाण की संस्कृति को कहते हैं भाई। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है वो इसका ऑप्शन में प्रिंट है भाई। अगला है सर मद्रासियन संस्कृति किस संस्कृति को कहते हैं? तो बताएंगे सर हेड एक्स संस्कृति। किसको मेरे भाई? हेड एंड संस्कृति इन्हें बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्राचीन कालीय भारतीयों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई थी या नहीं? तो बताएंगे सर वृद्धि तो बिल्कुल हुई थी। क्या मेरे भाई? वृद्धि हुई थी, तभी तो आज हम लोग देख पा रहे हैं ना, अन्यथा हम लोग नहीं देख पाते। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। आपसे पूछा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो हमारा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पुरातात्विक स्रोत। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा सर? 18, ठीक है। चलिए सर अगर आपसे पूछा जाएगा वेद की संख्या 4, सबसे पुराना वेद आपको बताना है ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाएगा संगीत का संबंध किससे है? तो सामवेद से। 100 से संगीत, 100 से सामवेद। ओके चलिए सर अगला है सर निम्न में से महाकाव्य कौन सा है? देखिए मेरे दोस्त महाकाव्य तो बहुत है, जैसे हमारा गीता हो गई, रामायण हो गया, उसके बाद हमारा बाइबिल हो गया, कुरान हो गई। तो बताएंगे सर इसमें जो महाकाव्य है ना वो हमारा रामायण है, ठीक है। चलिए सर पिटको की भाषा क्या थी? पिटको की भाषा थी बिल्कुल पाली भाषा। कौन सी भाषा? बिल्कुल पाली भाषा थी। वेदांक की संख्या कितनी है? तो प्यार से बताएंगे सर जो वेदांक है इसकी संख्या 6 है। ओके अगला है सर पुराण अंधकूप में रश्मि का कार्य करते हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा द्विवादन वादन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। महाकाव्यों की संख्या है, आपसे पूछा गया कि जो महाकाव्य है इसकी संख्या कितनी है। देखिए मेरे दोस्तों, महाकाव्य की संख्या एक्चुअली यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सर अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृति है। आपको 4 में से बताना है कि कौन सी ग्रंथ है जिसकी भाषा संस्कृति है। तो बताएंगे सर द्विवाद वादन, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अर्थशास्त्र का रचयिता था। अब आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हो जाएगी। गीतांजलि या रातांजलि की रचना किसने किया है मेरे भाई। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा कल्हन, ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन। हड़प्पा में सभ्यता का पता लगाया था। हम सभी को पता है सर हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी ना वो हमारा 1820-21 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है 20-21 में हुआ थी इसकी खोज। तो किसने किया था ये आपसे पूछा गया। तो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने। इसमें एक और चीज़ आता है जो मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो की खोज 1900 याद रखिएगा मेरे भाई, आई एम रियली सॉरी, 1920 होगी। 1920-21 स्कूल माना जाता है। अगर आपसे मोहनजोदाड़ो को पूछा जाएगा तो 1922 आपको बताना है, ठीक है ना। तो मोहनजोदाड़ो का पता किसने लगाया, तो याद रखना है रखलदास बनर्जी ने, जिसे हम लोग शॉर्टकट में RD बनर्जी भी कहते हैं। अगला से सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। आपसे पूछा गया सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो बताएंगे सर नगर योजना प्रवास्तुकला। यानी अगला क्वेश्चन पे आता हूँ, मुर्दों का टीला किससे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। मुर्दों का टीला, कब्रिस्तान, शमशान घाट, कुछ भी आए आपको आंसर यही लगाना है। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया जो हमारे सिंधु सभ्यता थी इसकी स्वरूप आखिर कैसी थी। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना सिंधु सभ्यता की स्वरूप जो बिल्कुल शहरी थी। क्या थी मेरे भाई, शहरी थी, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, सिंधु घाटी सभ्यता थी। आपसे पूछा गया जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस प्रकार थी, नगरीय थी, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, नगरीय थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नगरी को हम लोग शहरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता थी। आपसे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह वाणिज्य प्रधान थी, यानी व्यापारिक से संबंधित रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ना कौन से पशु थे जिसके बारे में ज्ञान नहीं था। तो अश्व, इन्हें जिसे हम लोग घोड़ा बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूँ, सिंधु सभ्यता के लोग थे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे क्या मेरे दोस्तों वो मांसाहारी थे, शाकाहारी थे, क्या थे। तो आप बताएंगे सर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता कौन से खाद्य चीज़ों से अपरिचित थे। तो बताएंगे सर चीनी के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेरे दोस्तों जैसे धातु लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा हथियार के बारे में ज्ञान नहीं था तो उस समय बताना है तलवार, ठीक है। प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद की मैं बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा सर, सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेदन कालीन प्रमुख राष्ट्र था। तो ऋग्वेदन कालीन प्रमुख राष्ट्र जो थे हमारा भारत था, ठीक है। चलिए अपरु में क्या है भाई, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा गया अपरु से क्या थे। तो एक्चुअली ये एक प्रकार का वेदों का प्रकार था, ठीक है, ये वेद थे। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, आर्यों का प्रिय पेय क्या था। प्रिय पेय था जो वो है हमारा सोमरस। क्या था मेरे भाई, सोमरस, एक प्रकार का नशा करने वाला चीज़ था, ठीक है। अगला सर, गाय के अतिरिक्त वैदिक काल में विनिमय का अन्य साधन क्या था। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। गाय के अलावा और कौन थे। तो बताएंगे सर निष्क, याद रखना है क्या मेरे भाई, निष्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पाता हूँ, वैदिक कालीन समाज में विवाह का मुख्य लक्ष्य क्या था। वैदिक कालीन समाज में विवाह का जो मुख्य लक्ष्य थे वो आपसे पूछा गया आखिर क्या था। तो बताएंगे सर याद रखना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, याद रखना है। और ये क्वेश्चन मेरे भाई कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बताएंगे सर संतानोत्पत्ति। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में समाज था, जो हमारा ऋग्वैदिक काल है वहाँ पे समाज कैसे थे, पृथ्वी प्रधान। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर, वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन था,
क्या आपसे पूछा गया वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन था? बिल्कुल हाँ, उस समय सती प्रथा का प्रचलन थे। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता थी, आखिर ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो क्या थी? तो बताएंगे सर वो होगा ग्रामीण सभ्यता थी। क्या था मेरे भाई? ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट, अनेक ग्रामों के समुदाय को क्या कहते हैं? अनेक ग्रामों के समुदाय को हम लोग बोलते हैं क्या? विश्व। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं 15 मार्क्स का जितने सारे क्वेश्चन था, ये सारा क्वेश्चन को मेरे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन में मैंने डाल रखा है। जितना सारा बताया हूँ आप लोग अगर ईमानदारी पूर्वक कर लिए हैं तो चैलेंज करता हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मई का पहला सप्ताह में BBMK यूनिवर्सिटी का, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है सेमेस्टर 2 का। जो भी बंदा इंटरेस्ट रखते हैं ऑनलाइन क्लासेस का तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे सेमेस्टर 2 के कोर्स को। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, धर्मचक्र परिवर्तन संबंधित है। आखिर जो धर्मचक्र परिवर्तन है वो किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सर 24वें तीर्थकर कौन थे? आपसे पूछा गया 24वें तीर्थकर कौन थे? तो मेरे दोस्तों सिंपल सा बात है, महावीर था। यस, ये तो पहला अगर आपसे पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों आपको बताना है पहला जो हमारा ऋषभदेव होगा, याद रखना है। और 23वें हमारा कौन थे मेरे भाई? आपको पता होगा पारसनाथ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को एक सेट कंप्लीट कराया। इसी तरह से और एक सेट मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आए, जैसे आप लोग छोड़ कर ना आए। बाकी शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ है अंदर से जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम लोगों को ताकत मिलते आप लोगों के कॉमेंट सेक्शन से। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।